कुपोषण। मैंने आपको इस बारे में कुपोषणता की स्थितियों को निरूपित करते हुए बताया था, जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे, जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं का वृद्धि ना करे, हमारे शरीर का समुचित विकास ना कर सके, वो कुपोषणता की स्थिति रहती है। और यहाँ पर हम प्रोटीन कुपोषण के बारे में सबसे पहले कुपोषण के अर्थ वापस जान लेते हैं। कुपोषण का मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कु प्लस पोषण। कु का मतलब हिंदी में खराब होता है। खराब से तात्पर्य गंदा हो सकता है, या फिर ऐसा भोजन जिसमें हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। पोषण का मतलब होता है भोजन। तो ऐसा भोजन जिसके अंदर भोजन के सभी अवयव मौजूद नहीं हो, वो आपके कुपोषण कहलाता है। अब यहाँ पर प्रोटीन कुपोषण की बात हो रही है, तो प्रोटीन कुपोषण का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी हो, यानी कि प्रोटीन ना हो, और प्रोटीन की कमी हो जैसा भोजन आपके प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इस प्रोटीन की कमी से, चूंकि प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम करने के कारण प्रोटीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। पहला रोग है जिसका नाम है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें व्यक्ति का पेट, बच्चों में विशेषकर होता है, पेट फूल जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, चिड़चिड़ा होना, त्वचा है वो उसकी पीली पड़ जाती है, त्वचा का पीला पड़ जाना। विशेष तौर पर जो गर्भवती स्त्री होती है उसका संतुलित भोजन के तौर पर प्रोटीन की कमी न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। अन्यथा जो होने वाले संतान है उसमें ये रोग है वो हो सकता है। यानी कि विशेष तौर पर बच्चों में होने वाला रोग है पेट का फूलना, चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली पड़ जाना, व्यक्ति की हड्डियां है वो कमजोर हो जाना। इस प्रकार की स्थिति है प्रोटीन के कुपोषणता की स्थिति के कारण होती है। तो वो तो था क्वाशियोरकोर। दूसरा रोग प्रोटीन की कमी से होता है, इसका नाम है मेरेस्मस। मेरेस्मस रोग वो बात, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो चिड़चिड़ा होना इसमें भी एक प्रकार का भाग है। चिड़चिड़ा होना, व्यक्ति बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, सूख जाता है, दुर्बल होना। आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। कांतिहीन का मतलब आंखें हैं वो शरीर की दुर्बलता होने के कारण आंखें इस प्रकार से बाहर निकल आती है जैसे भूतहा हो, यानी कि डरावनी आंख हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति मेरेस्मस रोग के अंदर होती है, जो प्रोटीन की कमी से होती है। यह भी बच्चों में विशेषकर होने वाला रोग है। यानी कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह विशेषकर रोग होता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की लगभग 50% ऊर्जा का संभरण करता है, जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, समुचित वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। आगे है प्रोटीन कुपोषण से दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस रोग। इसी प्रकार एक और स्थिति के अंतर्गत अगर हमारे शरीर में कमी हो तो कभी से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, वो है खनिज कुपोषण। हमारे शरीर के अवयवों के अंतर्गत देखें तो हमारे शरीर में खनिज लवण भी बराबर मात्रा के अंदर चाहिए। जिस प्रकार विटामिन सूक्ष्म स्थिति के अंदर चाहिए, उसी प्रकार खनिज लवण भी सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए। लेकिन ये सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो खनिज कुपोषण में सबसे पहला है कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम हमको दूध से प्राप्त होता है। ध्यान, दूध के द्वारा हमको सबसे ज्यादा कैल्शियम प्राप्त होता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। यह धातु है जो हमको दूध, हरी सब्जियां, इनसे हमको विशेष तौर पर प्राप्त होता है। और ये धातु अगर हमको न मिले तो हमारी हड्डियों में विकृतता उत्पन्न हो जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। हड्डियों के अंदर जो शीर्णता है, वो शीर्णता जिसको अस्थि छिद्रता रोग कहते हैं, इस प्रकार का ऑस्टियोमलेशिया, आर्थराइटिस रोग है वो उत्पन्न हो सकता है। दूसरा
आपके आयोडीन, आयोडीन की जो कमी है वो हमारे नमक के द्वारा पूर्ति होती है। आयोडीन भी धातु है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में जो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनता है, जिससे हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं सही होती हैं, वो उपापचय क्रियाएं बाधित हो जाती हैं। तो आयोडीन है वो उपापचय क्रियाओं यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन को उद्दीपित करवाने के लिए काम करता है। तो आयोडीन धातु हमको बड़ी सूक्ष्म मात्रा में चाहिए और जो हमको नमक के द्वारा प्राप्त होता है, विशेष तौर पर नमक के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाइए, क्योंकि वो आयोडीन हमारे शरीर में उस थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए पर्याप्त है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो घेंगा रोग, गॉइटर रोग, इस प्रकार के रोग, जो गला फूलकर सूज जाता है, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा है वो है आपके आयरन। आयरन को हम हिंदी में कहते हैं लोहा, लोह युक्त तत्व। लोह युक्त तत्व जो हमारे शरीर के लिए विशेष रूप से खून बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो बनेगा रक्त के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन निर्माण होता है, उस निर्माण के लिए आयरन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आयरन हमको विशेष तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा है वो प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा है वो आयरन की पूर्ति होती है। पालक है, मेथी है, इनसे हमको विशेष तौर पर आयरन प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर में खून की रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को है वो पूर्ण करता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में लोह युक्त तत्वों की पूर्ति रहती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। अतः आयरन सूक्ष्म मात्रा चाहिए, लेकिन हमारे ये जरूरी तत्वों में से आता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति में एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और चौथा है वो है फास्फोरस। ऐसे तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन यहाँ पर आपके प्रोटीन दिए हुए हैं फास्फोरस। फास्फोरस भी कैल्शियम के साथ में जुड़ा हुआ भाग, जो हड्डियों की विकृतता के लिए कार्य करता है। अगर इसकी कमी होती है तो हड्डियां और तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है, हड्डियों में विकृतता उत्पन्न हो जाती है, जो शरीर की मजबूती के लिए, मजबूती को क्षीण करने के लिए कार्य करती है। अगर इन चारों प्रकार के धातुओं का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग है, जो किसी न किसी पर्याय से, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मांस आदि बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा ये हमको फल फ्रूट सब के माध्यम से हमको ये प्राप्त होती है। तो ये तो था कुपोषण, यानी कि हमने आगे बढ़ा संतुलित भोजन। असंतुलित भोजन में असंतुलितता की स्थिति में 3 प्रकार की कुपोषणता उत्पन्न होती है। पहली विटामिन, दूसरी प्रोटीन और तीसरी है खनिज कुपोषण के द्वारा। अब आगे आते हैं हम जल की स्थिति को निरूपित करने के लिए। जल के बारे में हम यहाँ अभी पढ़ेंगे। जल, हम सबको विदित है कि जल हमारे जीवन की आवश्यकताओं का एक अभिन्न अंग है। जल के बिना हमारा जीवन निराधार है, क्योंकि जल हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने के लिए उपयोगी होता है। यानी कि जो जल है वो जल हमारे शरीर में, चाहे वो पाचन से संबंधित हो, चाहे वो उत्सर्जन से हो, चाहे वो जनन से संबंधित हो, उन सभी प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो जल हमारे शरीर में कार्य करता है। जो जल होता है वह जल उपयोगी किस स्थिति में होगा? वह जल एक तो होना चाहिए गंधहीन, यानी कि इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है, वो हमारे पीने योग्य है। दूसरा होना चाहिए रंगहीन, यानी किसी प्रकार का रंग नहीं है, वो हमारे पीने योग्य है। तीसरा है उसमें किसी प्रकार के अवपंख मिले हुए नहीं हो। अवपंख का मतलब हो सकता है कोई मिट्टी कंकड़ मिले हुए नहीं हो सकता है घास फूस के तिनके मिले हुए नहीं, या किसी प्रकार की गंदगी है वो उसके अंदर मिली हुई नहीं हो, वो जल हमारे उपयोग के लिए कार्य में आता है। हम जल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करते हैं, केवल भोजन के लिए ही नहीं, वरन हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे घर के अंदर होने वाले दैनिक क्रिया के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। भोजन बनाने के लिए, भोजन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जल हमारे जीवन के सभी प्रकार के भागों के अंदर उपयोग में आते हैं। जल का जो पीएच होता है, जो सामान्य जल का पीएच होता है, वो कितना होता है? 7 होता है। पीएच
पीएच का मतलब मैं यहाँ समझा देता हूँ। पी का मतलब होता है पूषांश, हालांकि आगे वाले पाठों में इसका जिक्र है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पूषांश एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति को होता है पीएच, और यहाँ पर 7 है, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति लगभग नील के बराबर होती है। और अतः जल है वो आपके उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। जब जल के अंदर अम्लता या क्षारता की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो अशुद्ध जल कहा जाएगा, शुद्ध जल नहीं कहा जाएगा, ध्यान रहे। तो ये जल है वो जल हमारी शरीर की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है। जल, हमारा जो शरीर है वो 70% जल से बना हुआ है, इसलिए जल हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है और उपयोगी सिद्ध होता है, जिसके द्वारा उपापचय क्रिया है वो संपन्न होती है। जल की, पेयजल के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है कि स्वच्छ जल से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है। दूसरा, ऐसा जल जिससे किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती वो पेय, यानी कि किसी भी प्रकार की शुद्ध जल से एलर्जी नहीं होती। तीसरा, जल हमारे शरीर को हाइड्रेट करने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर को शुष्क होने से बचाता है, हाइड्रेट करता है, शुष्क होने से बचाता है। चौथा, हमारे शरीर में रक्त के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त का निर्माण होता है। पांचवा, शुद्ध जल उत्सर्जन भी व्यवस्थित करवाता है, यानी कि जो गंदे पदार्थ शरीर के अंदर उपस्थित हो जाते हैं उनको व्यवस्थित रूप से शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी हमारा शुद्ध जल है वो करता है। तो उत्सर्जन भी व्यवस्थित रूप से करवाता है, शरीर में रक्त का निर्माण करता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है, शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। वो शुद्ध जल, यानी जिसको हम पेयजल कहते हैं, उसके द्वारा होता है। छठा, हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे शरीर के उपापचय पाचन संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के लिए जल कार्य करता है। तो ऐसा जल जिसमें ये सभी प्रकार के गुण मौजूद हों वह जल पीने योग्य जल होता है, और इस पीने योग्य जल को हम पेयजल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। और पेयजल की जो हमेशा स्थिति रहेगी वो गंधहीन रहेगी, रंगहीन रहेगी, उसके अंदर अवपंख नहीं होंगे। अवपंख नहीं होंगे तो वो ऐसा जल शुद्ध जल रहेगा, और वही शुद्ध जल हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं। हमेशा इस पीने वाले जल का पीएच है वो साफ रहेगा।